हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके पवन और फिर से एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपके 2023 बोर्ड के लिए। आप लोग लगे रहिए, 10 दिन तक हमको लगातार प्रैक्टिस करना है। 10 दिन तक जो भी ऑब्जेक्टिव सेट्स का हम प्रैक्टिस करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ चलिए, क्वेश्चंस को बार बार बनाइए और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी हम जो भी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो वो क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो वैसे क्वेश्चन है जो तुमको हमेशा परेशान करता है। तुम हमेशा कंफ्यूजन में आ जाते हो, तुम रट जाते हो उसको, रटने के बाद भी नहीं रट आता है, फिर भी तुम गलत आंसर उसका मान देते हो। तो बाबू, इस तरह का अगर तुमको उसका कंफ्यूजन चाहिए, तुमको उसका कंफ्यूजन अगर दूर करना है, तुमको उसका अगर कंफ्यूजन को खत्म करना है, तो आप मेरे साथ बने रहिए 10 दिन तक। और इस 10 दिन में हम लोग बहुत सारा काम कर लेंगे, है कि नहीं। अभी देखो, कुछ दिन में छुट्टी जब हो जाएगा तो हम लोग 2-2, 3-3 वीडियो भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। और हो सकता है कि 1-2 क्लास के बाद हम लोग लाइव क्लास आ जाए, तो उसमें और भी ज़्यादा मजा आएगा। लाइव क्लास, लाइव सेशन पढ़ने में और भी मजा आएगा, है कि नहीं। तो बस बने रहना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा सब्र करें, उनके लिए वीडियो अपलोड करो, ठीक है। और देखो भाई, तुमको ना मतलब मेहनत करना है, और इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे 10 दिन तक, तो रिजल्ट में अपने आप सुधार आ जाएगा। अभी तक हमको लग रहा हो कि हम कुछ नहीं जानते हैं, अभी तक लग रहा हो कि हमसे नहीं बन पाएगा, तो भाई आराम से बनेगा। तुमको टेंशन नहीं लेना है, बस तुम मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है। देखो, तुम लोग के लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, सबसे पहला क्वेश्चन लाए हैं, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बार बार फंसते हैं, बार बार गलत आंसर मारते हैं, है कि नहीं। तो तुमको बस 4-5 याद कर लेना है भाई, देख लो। तो उसके लिए हम देखो क्या किया है ना, कि भाई देखो यहाँ पर BBROY लिए हैं। B का मतलब ब्लैक, B का मतलब ब्राउन, R का मतलब रेड, O का मतलब ऑरेंज, और Y का मतलब येलो, है कि नहीं। और तुमको करना क्या है, देखो 0 से शुरू करना है, 0, 1, 2, 3, 4 तक आना है। इसके बाद भी होते हैं, है कि नहीं। लेकिन अभी हम इतना ही देखें, बाद में जब क्वेश्चंस मिलेगा तो और भी आगे उठाएंगे। तो भाई अब देखो, अगर तुमसे अगर रेड कलर का पूछ रहा है, तो भाई रेड कलर का कोड कितना होता है, रेड का कलर कोड कितना होता है, कार्बन प्रतिरोध में रेड का कलर कोड कितना होता है, आंसर कौन हो जाएगा, 2। कार्बन प्रतिरोध के बारे में बात किए थे कि देखो इस तरह का ये बनता है, इस तरह का यहाँ पर एक पट्टी होती है कि नहीं। उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर कलर कोड का निर्धारण करते हैं। तो अगर तुमसे पूछता है बताओ रेड कलर के लिए कितना मान होता है, तो आपका आंसर कौन होगा, रेड कलर के लिए कितना, 2 मान होगा। पहला का सॉल्यूशन मिल गया। अब तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कोई भी बना सकता है कि नहीं। अब कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है। भाई हमने फार्मूला पढ़ाया था कि अगर मीटर में रहेगा, क्षमता निकालना है तो 1/f फार्मूला होगा, और अगर सेंटीमीटर में रहेगा, फोकस दूरी निकालना है, क्षमता निकालना है सेंटीमीटर में, तो फार्मूला होता है क्षमता का 100/f। देख लो, ये हमको निकालना है क्षमता, और आंसर होता है कितना, 100/f। देख लो, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तब होगा 100/f। अब देख लीजिए, आपको पता है कि जब बात उत्तल लेंस का होता है तो उसका फोकस दूरी होता है धनात्मक, है कि नहीं। अब देखो, ये हो जाएगा 100/, और f का मान कितना है, 20 है, कट जाएगा, आंसर कितना है, 5 डायोप्टर, यानी आंसर कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देख लो ध्यान से, सुनो। देखो तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, देखो अब हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन में। अब तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। भाई पी टाइप अर्धचालक के बारे में कल ही हम बात किए थे, पिछले लेक्चर में बात किए थे। पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में हम लोग मिलाते थे त्रिसंयोजी, और एन टाइप में मिलाते थे पंचसंयोजी, है कि नहीं। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाएंगे, तो भाई अब 3 इलेक्ट्रॉन तो जो है ना, उसका जो है बाकी एटम्स के साथ, शुद्ध परमाणु के बाकी एटम्स के साथ जो है ना, शुद्ध अर्धचालक के परमाणु के साथ वो सहसंयोजक बंध बना लेगा। लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है कि नहीं। पी टाइप में 1 इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, और उसी को हम छिद्र बोलते हैं, उसी को हम होल बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछता है बताइए पी टाइप के अर्धचालक मुख्य धारावाहक होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा छिद्र। और छिद्र को इंग्लिश में कहा जाता है क्या, होल कहा जाता है। अगर एन टाइप का बात करेगा, तो एन टाइप में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है कि नहीं, तो वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखो, अब बात करेंगे लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है।
लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है देख लो एक बार। लॉरेंज बल कैसे निकालते थे? Fl बराबर होता था Fe प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स और प्लस मैग्नेटिक फोर्स। देख लो, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता था QE और प्लस मैग्नेटिक फोर्स का होता था Q इंटू V क्रॉस V। अब बाबू दोनों को अगर हम ऐड किए, अब Q यहां से कॉमन ले लेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा? E प्लस V क्रॉस V, और यही हो गया लॉरेंज फोर्स का व्यंजक हो गया, है ना। हमारा आंसर कौन आ गया? ए। 4 का आंसर कौन आ गया? ए आ गया। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है ना कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घट जाता है कि नहीं? मान लो कोई नाभिक है और वहां से अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, तो बाबू अल्फा कण का मतलब हम बताए थे, याद करो। अल्फा कण हम बोलते हैं हीलियम के नाभिक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हीलियम के नाभिक। ठीक है, अल्फा कण हीलियम के नाभिक को कहा जाता है, और ये इसका होता है परमाणु संख्या। इसका परमाणु संख्या कितना है? 2 है कि नहीं? अब यहां बता रहा है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, तो परमाणु संख्या कितना से घटेगा? तो भाई 2 से घट जाएगा। देख लो, है कि नहीं? परमाणु संख्या कितना से घटेगा? 2 से घटेगा, तो हमारा आंसर कौन है? बी हो जाएगा। अब देखो, अब कह रहा है कि कैथोड किरणें होती है। कैथोड किरणें के बाद हम लोग करते हैं बार बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं। कैथोड किरणों के बारे में बताया था जे थॉमसन ने, और कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इसका बात किया था, है कि नहीं? अब देखो, उन्होंने बताया था कि कैथोड किरणें जो है ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। नेगेटिवली मतलब ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं। अब देख लो भाई, अब बताओ ऋणात्मक आवेशित कण कौन है? तो इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा। कभी भी कैथोड किरणों को लेकर आपको टेंशन में नहीं आना है, हमेशा कंफ्यूजन में नहीं आना है। कैथोड किरणें कहीं भी है तो वो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? कुछ क्वेश्चन मतलब घुमा के पूछ सकते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है और वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा कौन? ये आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? अब देखो, अब अगर बात करते हैं 7 का, तो 7 कहता है किलोवाट घंटा। किसका मात्रक है? किलोवाट आवर। अगर किलोवाट रहता तो मात्रक शक्ति का हो जाता। अगर किलोवाट घंटा की बात कर रहा है तो ये ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ से हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का मात्रक। क्लियर? अब देखो, निम्नलिखित नाभिकों में से कौन सबसे कम अस्थायी है? भाई नाभिक अगर अस्थायी और अगर कम अस्थायी और ज्यादा अस्थायी की बात करते हैं ना, तो हम वहां पर बात करना पड़ेगा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की। देख लो, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होता है ना किसी नाभिक का, प्रतिन्यूक्लियन, ठीक है, बंधन ऊर्जा की बात करेंगे हम लोग। ये किसके बराबर होता है? ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर होता है बंधन ऊर्जा बटा द्रव्यमान संख्या। क्या होता है बाबू? बंधन ऊर्जा बटा द्रव्यमान संख्या। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है बंधन ऊर्जा बटा द्रव्यमान संख्या। अब देखो, बंधन ऊर्जा वक्र हमको पढ़ना है 12th के सिलेबस में। तो बंधन ऊर्जा वक्र के अनुसार जो है ना, जिसका बंधन ऊर्जा कम है, ठीक है, वो कम अस्थायी होता है। तो अगर बंधन ऊर्जा वक्र के अनुसार बात करते हैं ना, तो बंधन ऊर्जा वक्र के अनुसार जो है ना सबसे कम जो बंधन ऊर्जा होता है ना वो होता है हीलियम का, He का। ठीक है, अब कह रहा है कि सबसे कम अस्थायी कौन है? तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जिसका कम होता है वो कम अस्थायी होता है कि नहीं? तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे कम होता है आपका He का, तो He हो जाएगा कम अस्थायी, इसको हीलियम बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये हमारा आंसर आ गया 8 का। अब देख लो 9th नंबर में आते हैं। 9th नंबर क्या करता है? ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। देख लो 9th नंबर क्या कर रहा है ना कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कोई यौगिक सूक्ष्मदर्शी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई को हम बढ़ा रहे हैं, तो उसका आवर्धन क्षमता पर फर्क क्या पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? देख लो, तो भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो आवर्धन क्षमता होता है, इसका फॉर्मूला होता है -L बटा FO और 1 प्लस B बाई FE। ठीक है, अब देख लो, अब यहां से L क्या है? लंबाई हो गया ना, जहां L होता है नली की लंबाई, ये होता है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ।
ये होता है आपका आईपीस का फोकल लेंथ, है कि नहीं। तो भाई एल का मान बढ़ने से नली की लंबाई जब बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, बढ़े, देख लो एल बढ़ेगा तो एम बढ़ेगा, है कि नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर बढ़ती है। क्वेश्चन कह रहा था योगी सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा बढ़ती है। क्लियर। अब देखिए प्रकाश का महत्तम वेग किस में होता है। भाई प्रकाश का महत्तम वेग होता है निर्वात में, ठीक है। देखो भाई प्रकाश का महत्तम वेग तो निर्वात में होता है, लेकिन बात उसी का होता है जिसमें कोई बात होता है कि नहीं। और तुम लोग में जरूर कोई ना कोई बात हो, इसलिए एग्जाम के बाद तुम लोग का बात होगा, तुम लोग को इतना अच्छा मार्क्स आएगा कि तुम ही लोग का बात होगा, है कि नहीं। अब देखो जो लड़का जितना 10 दिन तक मेहनत करेगा उसका मार्क्स उतना ही बेहतर आएगा, है कि नहीं। आप मेहनत कीजिए जम के, और आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि व्यतिकरण की चौड़ाई क्या होता है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई, देखिए व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का जो इसको जो डिनोट किया जाता है ना, उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और बीटा जो है ना क्या होता है भाई, देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आता भी एग्जाम में 2 नंबर में कि फ्रिंज की चौड़ाई कैसे करते हो। देखिए दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज का चौड़ाई कहा जाता है कि नहीं। और फ्रिंज का चौड़ाई जो होता है ना, देख लो लैम्डा इनटू कैपिटल डी बाई डी होता है। ये रिजल्ट हम लोग ने निकाला भी था क्लास में कि भाई जब भी फ्रिंज का चौड़ाई निकालना रहेगा तो दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को निकालते हैं, कि नहीं। क्रमागत दीप्त और अदीप्त फ्रिंज, है कि नहीं। तो जैसे दो क्रमागत दीप्त और अदीप्त फ्रिंज का दूरी निकालोगे ना, तो आपका यही आंसर आने वाला है, बीटा बराबर लैम्डा इनटू कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। देख लो लैम्डा इनटू कैपिटल डी बाई कितना है, स्मॉल डी। अगला क्वेश्चन क्या करता है, एमीटर का प्रतिरोध होता है। देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बच्चे अक्सर आप फंस जाते हैं, ठीक है। अब देखो एमीटर बनता कैसे, पहले इस पर हम गौर करेंगे। तो बाबू एमीटर जो बनता है ना, देख लो अगर कोई गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, और इसी के साथ अगर हम किसी रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये एमीटर बनता है। ये जो है ना लो रेजिस्टेंस होता है, इसको हम शंट भी बोलते हैं, शंट का प्रतिरोध, समझिए। अब देखो ये लो रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं किसी गैल्वेनोमीटर के साथ, तो एमीटर का निर्माण होता है, एमीटर का फॉर्मेशन होता है, समझिए। यानी एमीटर तभी बनता है जब प्रतिरोध होता है कम, है कि नहीं। कहा जाता है कि अगर आदर्श एमीटर हमको चाहिए, अगर एमीटर एक आदर्श एमीटर चाहिए, आदर्श समझते हो ना, आइडियल एमीटर चाहिए, तो आइडियल एमीटर के लिए ना प्रतिरोध का मान 0 होना चाहिए। जितना कम प्रतिरोध रहेगा उतना ही अच्छा एमीटर कहलाता है। आपको पता है कि एमीटर जो है ना धारा का माप करता है कि नहीं। तो अगर मान लो क्वेश्चन में रहता ना कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आपका आंसर 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो बाबू एमीटर का प्रतिरोध कम होगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा धारा प्रवाहित होगा, है कि नहीं। तो आंसर कौन हो जाएगा, कम। देख लो ये जो है ना कम प्रतिरोध का, ये देखो ये कम प्रतिरोध होता है, इसको हम शंट बोलते हैं, है कि नहीं। तो एमीटर बनाने के लिए ना प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सबको कंफ्यूजन दूर हो गया। और देखो हमारा क्वेश्चन क्या करता है, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देख लो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है। m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य कितना होगा, देख लो। सबसे पहले तरंगदैर्घ्य के लिए फॉर्मूला पढ़े थे, p बराबर h by कितना लैम्डा, डी ब्रोगली वेवलेंथ के अनुसार, है कि नहीं। अब यहां से लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, h by p। और बताओ यहां से h by कितना होगा, mv। p का मान कितना होता है, mv होता है। p क्या है, समलेख। तो हमारा आंसर कौन होगा बताओ। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो सिंपल है, बाकी कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, है नहीं। तो तुमको अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर फोकस करना है। सिंपल क्वेश्चन तो कोई बना लेता है, लेकिन जो क्वेश्चन अच्छे हैं, जो क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, उस पर फोकस करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। तो भाई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए देखो ये संबंध सही है, m बराबर -l बटा f 1 प्लस d बटा कितना f।
क्लियर। अब देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 15वां क्वेश्चन को ना हम लोग बहुत ही फास्ट बनाएंगे, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, देख लो। अब कहता है ना कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है, प्रकाशिक पथ बराबर किसका होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ। देख लो भाई, हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे, है कि नहीं। और प्रकाश का किरण जो है एक माध्यम में आता था, जैसे मान लो कि विरल माध्यम था और ये आपका सघन माध्यम। अब जैसे ही प्रकाश का किरण विरल माध्यम में आया तो ये देखो नॉर्मल था, तो प्रकाश जो है सघन माध्यम में अभिलंब की ओर मुड़ जाता था, है कि नहीं। देखो ये आपका प्रकाश के चलने का पथ है कि नहीं। और देखो ये जो है ना, आप बताओ, और इसका अपवर्तनांक कुछ हो जाएगा, इसका अपवर्तनांक कुछ होगा। देखो ये प्रकाश के चलने का पथ है, और देखो ये मान लो इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं कितना, म्यू है कि नहीं। तो अब देखो प्रकाशिक पथ पूछ रहा है, तो भाई प्रकाश के चलने का जितना दूरी होता है, प्रकाश के चलने का जितना दूरी होगा, मतलब प्रकाश का जितना पथ का लंबाई होगा, उसमें अगर अपवर्तनांक से गुना करते हैं तो मिलता क्या है, प्रकाशिक पथ। प्रकाश के चलने का जो पथ होगा उसमें अगर अपवर्तनांक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रकाशिक पथ मिलेगा। तो हमारा आंसर कौन होगा, देखो प्रकाशिक पथ बराबर पथ की लंबाई गुना अपवर्तनांक। ये क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लो बाबू, प्लांक स्थिरांक का बीमा होता है। देखो सबसे पहले हम लोग फार्मूला पढ़े थे, याद करो, E बराबर होता है H इंटू न्यू। जहां न्यू क्या है, ये देखो न्यू है आवृत्ति, और H क्या है, ये आपका प्लांक नियतांक है, ये है प्लांक नियतांक, और बाबू ये है ऊर्जा, ठीक है। अब कह रहा है कि प्लांक नियतांक हमको निकालना है, तो प्लांक नियतांक यहां से फार्मूला कितना हो जाएगा, H बराबर E बाई कितना, न्यू हो जाएगा। और आपको पता है कि E का जो है बीमा पूछ रहा है ना, E का बीमा कितना होता है, E का बीमा होता है ml2t-2। अब बताओ ml2t-2 तो एनर्जी का बीमा हो गया, और न्यू क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति का बीमा कितना होता है, t-1। इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो H बराबर कितना हो जाएगा, ml2t-2 और +1 नीचे से ऊपर चला जाएगा। देख लो ये तो बीमा था ही, इसी को जब कैलकुलेट करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, ml2t-1, यानी जो H का बीमा होगा ना वो कितना हो जाएगा, A ml2t-1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसको जब दिमाग में रखिए, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े भी थे, है कि नहीं। फोटोन थ्योरी में पढ़ाया गया था ये फॉर्मूला कि E बराबर होता है H इंटू न्यू, और यहाँ से H का हमको निकालना है। अगर पूछता है ना कि प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है, देख लो अगर इसका ऐसा मात्रक पूछता है तो बाबू इसका ऐसा मात्रक जो है ना जूल सेकेंड होता है। कितना होता है, जूल सेकेंड, याद रखो इसको, है कि नहीं। इसका ऐसे मात्रक हो जाएगा जूल सेकेंड, और इसका प्लांक नियतांक का बीमा कितना हो जाएगा, ml2t-1। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 17 में आता है बाबू। 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देखो। अब 17 क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा क्या है, अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है कि लौह चुंबकीय है, अचुंबकीय। तो बाबू लोहा निकेल कोबाल्ट, तो लोहा निकेल कोबाल्ट ये जो 3 पदार्थ होते हैं ना, ये होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। तो यहां से एकदम इसको बेहिचक मानना है लौह चुंबकीय, है कि। और कह रहा है कि एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन का मात्रक होता है फैराड पर मीटर, एकदम बेहिचक मानना है, नहीं। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का, आसान क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है ना कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम। क्या होता है बाबू, 1 जूल पर कूलम, है ना। देखो ये होता है 1 जूल पर कूलम। और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक गर्म तार एमीटर मापता है। देखो गर्म तार एमीटर जो है ना क्या मापता है, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, है कि नहीं। तो बाबू गर्म तार एमीटर जो है ना इसको बोलते हैं हॉट वायर एमीटर, इंग्लिश में कहते हैं क्या, हॉट वायर एमीटर। तो गर्म तार एमीटर जो है ना वर्ग माध्य मूल मान मापता है।
आरएमएस मान मापता है। क्या मापता है? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मतलब हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और इसका आंसर हो जाएगा बी। एकदम इसको दिमाग में रखना है हमेशा के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब गर्म तार एमीटर जो है ना माप करता है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, इसका मतलब हो गया वर्ग माध्य मूल माप। सबका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए, और 21 क्या कहता है देख लो। और 21 में कहता है ना क्वेश्चन में, 21 में कह रहा है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि नहीं? देखो बाबू, एक इंपॉर्टेंट है, तुम ये बात सुन लेना, तुम गौर करके सुन लो, ये बात है कि नहीं? बार बार क्वेश्चन आता भी, सुन लो, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अपचाई ट्रांसफार्मर की जब बात करते हैं ना, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न होता है ज्यादा सेकेंडरी से। प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न किससे ज्यादा होता है? सेकेंडरी से, है कि नहीं? अब देखो, अब भाई जैसे मान लो ना कि देखो हमारे पास कोई प्राइमरी कॉइल है, देख लो, ये मान लो कि हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है कि नहीं, और ये हमारे पास एक सेकेंडरी कॉइल है, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये देखो इनपुट करंट होता है एसी करंट, यहाँ पर हम लोग देते हैं, ये होता है आउटपुट डीसी हो जाता है कि नहीं? ध्यान दीजिए, समझिए। अब देखो यहाँ पे मान लो करंट गया, है कि नहीं? अब जो करंट यहाँ पे जाता है ना, देखो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है कि नहीं? तो जैसे ही करंट यहाँ एंट्री करता है ना प्राइमरी कॉइल में, तो अब देखो इसका वोल्टेज जो है ना बाबू ज्यादा होता है, यानी देखो यहाँ पर VB होगा ज्यादा, किससे? VS, है कि नहीं? समझिए। और जैसे ही सेकेंडरी कॉइल में एंटर करता है, यानी प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा होगा, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो बाबू वोल्टेज पहले ज्यादा था, प्राइमरी में ज्यादा था, सेकेंडरी में घट गया वोल्टेज, है कि नहीं? तो ओवरऑल वोल्टेज तो घट गया। अब कहेगा प्राइमरी ट्रांसफार्मर में, सॉरी, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो घटने वाला राशि कौन है? घटने वाला तो वोल्टेज हो गया, है कि नहीं? अब बाबू जब वोल्टेज घटेगा ना, तो करंट यहाँ पर क्या होगा? बढ़ जाएगा, है कि नहीं? मतलब इसका करंट ज्यादा होता है किससे? प्राइमरी से। सेकेंडरी का ज्यादा होता है किससे? प्राइमरी से, है कि नहीं? तो अब कह रहा है कि कौन सी राशि घटती है? तो घटने वाला में तो वोल्टेज हो गया, और बढ़ने वाला में धारा हो गया, और बाकी जो दो राशि रहता है ना वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है कि नहीं? तो आवृत्ति रहेगा नियत, शक्ति रहेगा नियत, और वोल्टेज घट जाएगा और धारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। हमारा आंसर कौन होगा? वोल्टेज। घटने वाली राशि कौन है? वोल्टेज है कि नहीं? अब देखिए, अब कहता है कि गामा किरणों की तरह होता है। कौन किरण गामा किरण की तरह है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, चारों में से बताना है कि कौन गामा किरण की तरह होता है। देख लो, तो भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक करके बताते हैं कि समझिएगा। और जैसे हम अल्फा किरण की बात करते हैं, तो आपको पता है कि अल्फा किरण जो है ना हीलियम का नाभिक है कि नहीं? अगर बात करते हैं बीटा किरणों का, सुन लो, जब बीटा किरणें का बात करते हैं ना बाबू, तो बीटा किरण जो है 2 तरह का होता है। एक होता है बीटा माइनस और एक होता है बीटा प्लस। बीटा पर जब माइनस साइन रहता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और जब बीटा पर प्लस आने तो इसको बोलते हैं क्या? पॉजिट्रॉन बोलते हैं, है कि नहीं? समझिएगा, इंपॉर्टेंट। और बाबू अगर बात होता है ना कैथोड किरण का, तो अगर हम कैथोड किरण की बात करेंगे ना, तो कैथोड किरण के बारे में अभी हम बात किए थे, है कि नहीं? कैथोड किरण जो है एक तरह का इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? और बात करते हैं एक्स किरणों का, है कि नहीं? जब एक्स किरणों का बात होगा ना, तो एक्स किरणों जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये क्या है बाबू? विद्युत चुंबकीय तरंग है कि नहीं? एक्स किरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तुम्हारा आंसर यहीं से मिल जाएगा। पक्का रहा कि गामा किरण क्या है? आपको पता है कि गामा किरण ही विद्युत चुंबकीय तरंग है कि नहीं? क्या ये तीनों विद्युत चुंबकीय तरंग है? नहीं है। अल्फा किरण हीलियम का नाभिक होता है, बीटा किरण होता है इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है कि नहीं? इसका गति ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का, तो बीटा किरण या तो इलेक्ट्रॉन हो गया तो पॉजिट्रॉन हो जाएगा, बीटा माइनस है तो बीटा प्लस होता है। बीटा किरण दो ही तरह से होता है कि नहीं? और जब बात करते हैं कैथोड किरण का, तो कैथोड किरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ऋणात्मक कण है। अब एक्स किरण क्या है? एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है।
अब आपको बताओ, अब यहाँ पर एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है और ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो कह रहा है गामा किरणों की तरह होता है। कौन होता है? एक्स किरण होता है। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ना, देख लो अगला क्वेश्चन कह रहा है ना बाबू कि बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, सबको पता है कि नहीं? अब विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। अब देखो कह रहा है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है। बाबू चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई होता क्या है, पहले इसको समझ लो। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक चुंबक है, देख लो ये एक मैग्नेट है बाबू, देखो मैग्नेट का फिगर बना रहे हैं, ये एक मैग्नेट है ना, और मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल होता है बाबू और ये होता है साउथ पोल। अब देखो ये जो दूरी है ना नॉर्थ और साउथ पोल का, ये कहलाता है मैग्नेटिक लेंथ। क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं एलएम। एलएम का मतलब होता है मैग्नेटिक लेंथ, और ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा का पूरा ये कहलाता है ज्योग्राफिक लेंथ। ज्यामितीय लंबाई ये कहलाता है, ये कहलाता है चुंबकीय लंबाई। अब तुम खुद से दिमाग लड़ाओ, थोड़ा सा यहाँ पर इमेजिन करो कि बाबू बड़ा कौन होगा? ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ा होगा, छोटा कौन होगा? मैग्नेटिक लेंथ छोटा हो जाएगा। अब बताओ, यानी अगर हमको रेशियो निकालना रहेगा एलएम बटा एलजी का, इसका रेशियो आएगा 5 बटा कितना? 6 आएगा। कितना आएगा बाबू? 5 बटा 6। और अगर यहां से तुम एलएम निकालोगे ना तो एलएम बराबर आ जाएगा 5 बटा 6 इंटू एलजी। कौन आंसर होगा बताओ? आंसर हो जाएगा हमारा ए। एलएम बराबर 5 बटा 6 एलजी। एलएम बराबर कितना? 5 बटा 6 एलजी। ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है नहीं? और देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 26 नंबर क्वेश्चन में आता है। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है बाबू, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा, है नहीं? जब तक आप मेहनत नहीं करोगे जब तक कुछ ना हो। कुछ लड़के कहते हैं कि सर फला लड़का को इतना मिल गया, उसको उतना मिल गया। भाई उसको दूसरे काम में व्यस्त रहना। वो एक कहावत है ना कि तुम व्यस्त रहो अपने प्यार में और मैं बहुत जल्द आऊंगा अखबार में। बिल्कुल तुमको वही करना है। अगर तुमको अखबार में आना है, अगर तुमको दुनिया में नाम कमाना है तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तेजी से चलने वाले बीटा किरण। भाई तेजी से चलने वाला बीटा किरण कौन है? देख लो भाई, हम बात किए थे अभी कि बीटा किरण होता है 2 तरह का। एक होता है आपका बीटा माइनस, एक होता है बीटा प्लस, है कि नहीं? और जो बीटा माइनस होता है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है एकदम। और बीटा प्लस को बोलते हैं क्या? पॉजिट्रॉन। अब कह रहा है कि तेजी से चलने वाला बीटा किरण कौन है? अब बताओ, ध्यान दो, इसमें से देख लो। अब बीटा किरण देखो, ये तो बीटा किरण है नहीं, ये भी नहीं बीटा किरण है, ये भी नहीं बीटा किरण है। अब कौन है बीटा किरण? इलेक्ट्रॉन है। यही जो है तेजी से चलता है, फास्ट मूविंग होते हैं, है कि नहीं? ये जो है बहुत तेजी से मूव करता है, इलेक्ट्रॉन का बात करता है कि नहीं? तो भाई तेजी से चलने वाला किरण का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन नाम। सबको याद हो गया होगा, है नहीं? याद रखना, जब भी हम कहीं पर बीटा कण का बात करते हैं, जब भी कहीं बीटा पार्टिकल का बात होता है तो बाबू बीटा पार्टिकल 2 तरह का हो जाएगा, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, बीटा पॉजिटिव पॉजिट्रॉन को बोलते हैं। ये जो है फास्ट मूविंग होते हैं, तेज से चलने वाले होते हैं, है नहीं? तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन? सी आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो कह रहा है कि जहां देखो ये आपका जो है ना किसी जगह पर नमन कोण है, ये देखो ये सिंबल को नमन कोण के रूप में यूज किया है। तो अब भाई अब कह रहा है कि क्या मान होगा, देख लो। तो भाई इसका फार्मूला हो जाएगा BV/BH। जैसे हम मान लो कि इसके जगह पे थीटा का यूज करेंगे, है कि नहीं? तो tan थीटा बराबर कितना होगा था? BV/BH। समझ रहा हो ना? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? BV/BH। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है कि नहीं? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या करता है। देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ही है कि नहीं? अगला क्वेश्चन क्या रहा ना
कि दो समान धारता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारता होगी। दो धारता को समांतर क्रम में जोड़ के देख लो कितना आंसर आता है। देख लो ये दो धारता है और दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ दिए। देख लीजिए ये दोनों समांतर क्रम में कनेक्ट है, इसका भी C है, इसका भी C है। बताओ समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? समांतर क्रम के लिए धारता का फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और यहां से जाएगा C प्लस C बराबर कितना आंसर? 2C। ये हमारा आंसर कौन होगा? अगर ये श्रेणी क्रम में रहता तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला हो जाता 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 है कि नहीं? तो बाबू ये आपको याद रखना है, समांतर क्रम संधारित्र और श्रेणी क्रम संधारित्र का यूज बार-बार होता है। अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो ये फॉर्मूला और समांतर क्रम में रहेगा तो ये फॉर्मूला। एक बात याद रखना, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का जो संधारित्र होता है ना वो प्रतिरोध का उल्टा होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। अगर प्रतिरोध का बात करते हैं ना तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होता है हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर क्रम में प्रतिरोध का वैल्यू अलग हो जाता है। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है। इसमें जो सुनो ये जो है ना समांतर क्रम की रिजल्ट है, किसके लिए? समांतर क्रम के लिए। देख लो अगर समांतर क्रम में रहेगा तो यही फॉर्मूला होगा C1 प्लस C2 और श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होगा। तो याद इसको हमेशा रखना है, प्रतिरोध में धारिता का उल्टा सूत्र अप्लाई करेंगे है नहीं। अब देख लो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं? देखो बाबू इसको भी हम लोग ब्रेक करके देखते हैं। देखो सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंग होता क्या है उसको समझिए पहले है नहीं। कौन कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं है नहीं? देखो तो बाबू सबसे पहले तो दृश्य तरंग जो होता है ना वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। दृश्य तरंग कौन तरंग होता है? विद्युत चुम्बकीय। एक्स किरणें भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। रेडियो तरंग भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। माइक्रो तरंग भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब देखो अवरक्त तरंग भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये सब जितने भी तरंगे देख रहे हो ना ये सारे के सारे विद्युत चुम्बकीय तरंग में आता है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दृश्य तरंग, एक्स किरणें, रेडियो तरंग, अवरक्त ये सब सारे विद्युत चुम्बकीय तरंग है। भाई एक दृश्य तरंग में प्रकाश भी आता है। देखो प्रकाश जो है ना एक तरह का दृश्य तरंग होता है ना। प्रकाशीय एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके द्वारा किसी वस्तु को हम देख पाते हैं है नहीं? तो प्रकाश भी दृश्य तरंग के अंतर्गत आ जाता है। तो बाबू ये सब सारा दृश्य तरंग है। अब कहता है ना कि कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। और देखो जितने भी तरंग है ना ये सब दृश्य तरंग, एक्स किरणें, रेडियो, अवरक्त ये सारे तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग में आते हैं। अब बता इसमें से आंसर छात्रों कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग हो जाएगा। देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग पहचानने का एक और नियम, भाई विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है? और ध्वनि बिना माध्यम के चलता नहीं, तो इसके लिए तो माध्यम की जरूरत पड़ेगा ना। माध्यम की जरूरत किसके लिए नहीं पड़ता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए। और इसको तो माध्यम चाहिए भाई चलने के लिए। तो बारह जिसको माध्यम की जरूरत पड़ गया वो विद्युत चुम्बकीय तरंग होगा? नहीं होगा। तो बाबू इसको माध्यम चाहिए तो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तुम्हारा आंसर कौन होगा? ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। क्लियर? अब देखो 29 में आता है। देखो 29 क्वेश्चन क्या कहता है? 29 क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहा है बाबू। कह रहा नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है? बाबू नाभिक का जो घनत्व है ना वो लगभग होता है 2.29 गुना 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। बिल्कुल इसको याद कर लेना, एग्जाम्स में आते हुए हैं है कि नहीं? और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? पता बाबू वोल्ट पर मीटर किसका होता है? कैसे निकालेंगे? तो बाबू विभव पढ़ा होगा तुम लोग। विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटा आवेश। क्या होता है बाबू? कार्य बटा। अब बताओ कार्य का मात्रक तो वोल्ट होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। अब बताओ कह रहा है कि वोल्ट पर मीटर किसका है? तो वोल्ट पर मीटर विद्युत विभव का नहीं है, गलत हो गया है कि नहीं? अब देखो अब बात करते हैं किसका? विद्युत क्षेत्र का बात कर लेते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र का बात करेंगे ना तो इसका फॉर्मूला तुम पढ़ा होगा। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला देखो हम पढ़ाए थे, याद कीजिए, dV बटा dx है कि नहीं? और dV क्या है? विभवांतर है। dx क्या है? विस्थापन है। अब देखो dV का मात्रा क्या होता है? वोल्ट हो जाता है। dx से कितना हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो बता वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है? तो वोल्ट पर मीटर किसका है? विद्युत क्षेत्र का है कि नहीं? अब विद्युत फ्लक्स का मात्रक तो होगा नहीं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
और विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। तो ये सब का मात्रक तो होगा नहीं, तो किसका होगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। अब देखो हम लोग आता है 31 में आता है। देखो 31 क्या कर रहा है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो कह रहा है कि एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होगा, एक एयू किसके बराबर। बाबू एक एयू जो है ना हो जाता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 27 केजी के बराबर है कि नहीं, सबको याद रखना है। पास में रहो ना, 1.6 गुना 10 के पावर कितना, माइनस 27 केजी। अब कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक हो जाता है 2.42 है कि नहीं। और फिर देखो 33 में आते हैं। 33 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दो इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दार्शनिक संख्या 25 का द्विआधारी कितना होता है। देखो द्विआधारी के लिए तो हम बताया था द्विआधारी कैसे निकालते हैं। देखो जब भी हमको किसी का द्विआधारी निकालना रहता है ना, तो हम लोग 2 से क्या करते हैं, देखो 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बार में लगाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा है कि नहीं। अब देखो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 बार में लगाएंगे, फिर कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में लगाएंगे, कितना बचेगा, 0 बचेगा है कि नहीं। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में लगाएंगे, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बाबू देख लो हम लोग इसको उल्टे क्रम में लिखते हैं। तो जब 25 को लिखेंगे ना, देखो 25 क्या था, 25 था दार्शनिक संख्या। 25 क्या था, दार्शनिक संख्या। आपको पता है कि दार्शनिक संख्या का आधार 10 होता है, उसको द्विआधारी में चेंज करना है, हो जाएगा कितना 11001। ये हो गया द्विआधारी संख्या, ये हो गया दार्शनिक संख्या। 25 जो है दार्शनिक संख्या है, उसको द्विआधारी में चेंज करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 11001। देख लो आंसर कौन है, 11001। क्लियर। आप किसी भी संख्या का दार्शनिक संख्या का द्विआधारी में कन्वर्जन कर सकते हैं, किसी भी संख्या को, जिसका भी करना है ना तो 2 से डिवाइड करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा है कि नहीं। और कह रहा है कि देखो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। बड़ा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो इसको हम बनाते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। देख लो अगर हम बात करते हैं नमन कोण का, देखो इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है बाबू। देखो नमन कोण का जब बात करते हैं ना, देख लो मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है। देख लो इंपॉर्टेंट है भाई, अर्थ का ये कहलाता है नॉर्थ पोल, ये कहलाता है एन ध्रुव, और ये कहलाता है क्या, साउथ पोल, एस ध्रुव। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझिएगा इसको है नहीं। आपको पता है कि नॉर्थ पोल पर जो है ना नमन कोण का मान होता है कितना, 90 डिग्री होता है, और साउथ पोल पर कितना होता है। देख लो ये आपका है विषुवत रेखा है कि नहीं, देख लो विषुवत रेखा है, और यहां पर होता है थीटा का मान कितना, 0 डिग्री। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, देख लो उत्तरी ध्रुव यहाँ है, विषुवत रेखा नीचे है। अब बाबू जब यहां से इधर आओगे, नॉर्थ पोल से जब विषुवत रेखा की ओर आओगे, उत्तरी ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर आओगे, तो थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है बाबू। यहाँ तो 90 था, और जब नीचे आ रहा है तो मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, घटता है। हर लड़का इसमें कंफ्यूजन में आ जाता है कि सर क्या आंसर होगा, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है। बाबू देख लो नॉर्थ पोल से जब उत्तरी ध्रुव की ओर आएंगे, नॉर्थ पोल से जब विषुवत रेखा की ओर आएंगे, हमारा मान क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले 90 था, धीरे धीरे घट रहा है मान, है कि नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, घटता है। एकदम बेहिचक होकर मारना है तुमको आंसर, घटता है आंसर, बेहिचक होकर होगा, है कि नहीं। और आगे हम आते हैं बाबू 35 में आ जाते हैं। देख लो 35 क्वेश्चन क्या कहता है, देख लो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन कह रहा है 35 कि आवेश का बीमा होता है। देखो सबको पता है आवेश का बीमा होता है 80। अब कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। बाबू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ना वामन श्रेणी पड़ता है दृश्य भाग में, कल ही बताया गया था, है कि नहीं। जो लाइमन श्रेणी होता है ना पराबैंगनी में पड़ता है, वामन श्रेणी दृश्य में पड़ता है, और बाकी पास्टन और ब्रैकेट जो है ना, देख लो ये जो श्रेणी है ना ये अवरक्त में पड़ता है। देखो ये पड़ता है किसमें, पराबैंगनी में पड़ता है। तो तुमको ये कंफ्यूजन एकदम दूर कर लेना है बाबू, ठीक है। ये कंफ्यूजन अगर तुमको दूर नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, है कि नहीं। देख लो अब वामन श्रेणी पड़ता है दृश्य भाग में, ये देखो दृश्य भाग में पड़ेगा, है कि नहीं। ये पड़ेगा दृश्य भाग में, ये दोनों पड़ेगा अवरक्त भाग में, ये पड़ेगा पराबैंगनी भाग में। ये तीनों तुमको याद रखना है, याद रखोगे इसी से आंसर आ जाएगा।
अब देखिए अब आता है 37। देख लो ये क्या करता है, 37 का बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देख लो अब कह रहा है ना कि निकट दृष्टिता दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष में किसका यूज करते हैं, कौन सा लेंस का यूज करते हैं, सबको पता है। निकट दृष्टि दोष में किसका यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। अगर दृढ़ दृष्टि दोष रहता है, सुन लो, देखो दृष्टि दोष होता है 4 तरह का, है कि नहीं बाबू। जब निकट रहेगा तो यूज करेंगे किसका, अवतल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, अवतल का। निकट में अवतल का यूज होगा, ध्यान दो। और जब दूर का बात करेंगे ना तो दूर में उत्तल का यूज होता है। और जब हम लोग अबिंदुकता का बात करते हैं, सुन लो, जब अबिंदुकता का बात करेंगे ना तो अबिंदुकता में किसका यूज होता है, बताओ, अबिंदुकता, ठीक है। यहां पर बेलनाकार का यूज करते हैं, बेलनाकार, है कि नहीं। और जब बात होता है किसका, दीर्घ दृष्टि दोष का बात होता है तो यहां पर किसका बात करते हैं, जरा का बात होता है। सॉरी तो जरा हो गया है ना, 4 को है, 4 में एक जरा आता है। यहां पर किसका बात करते हैं, यहां पर हम करते हैं किसका, बाइफोकल। एकदम कंफ्यूजन तुमको दूर कर लेना। सुनो, एग्जाम आते आते ये सब सारी बातें तुमको याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाके और कहेगा कि निकट को दूर करने के लिए तो मार देगा उत्तर, गड़बड़ा गया काम, है नहीं। तो हमको ये चारों बात दिमाग में बांध लेना है भाई, इसी चारों से आंसर आएगा, क्वेश्चन इसी से आएगा, है नहीं। अब कह रहा निकट के लिए कौन, अवतल, दूर के लिए कौन, उत्तल, अबिंदुकता के लिए कौन, बेलनाकार, जरा के लिए कौन, बाइफोकल, है कि नहीं। कंफ्यूजन दूर हो गया ना सबका। अब देखो कह रहा है कि चिन्ह किस गेट को निरूपित करता है। देखो गेट तो सिंपल है, सबको पता होगा, गेट को तो सब जानता है कि नहीं। गेट का क्वेश्चन तो कोई भी बना लेता है। देखो भाई, देखो सबसे पहले तो और गेट किस तरह का होता है, सबको पता है। देखो ये और गेट का साइन है। अब देखो ये जो है ना, ये सिंबल किसका है, एंड गेट का सिंबल है, और ये जो है नॉट गेट का सिंबल है, ठीक है। सुन, ये नॉट गेट का सिंबल है, ठीक है, और एंड और नॉट। अब कौन आंसर होगा हमारा, बताओ। अब ये पूछ रहा है ये किसका होगा, एंड का हो जाएगा। 3 तरह का याद रखिए। और अगर हमको नैंड बनाना है तो एंड और नॉट को हम लोग जोड़ते हैं, और अगर हमको नॉर बनाना है तो और नॉट को जोड़ते हैं, है नहीं। इसका सुन लो, इसका सिंबल, इसका सत्यता सारणी और इसका बुलियन व्यंजक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप सबको याद कर लीजिए कि बुलियन व्यंजक किसका क्या होता है, सिंबल किसका क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। अब देख लो क्या कहता है बाबू अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है। बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई होता है, तो ऊर्जा का होता है, सबको पता है। और कह रहा है कि एलआर परपथ की प्रतिबाधा होती है। बाबू एलआर परपथ का होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, है कि नहीं। प्रतिबाधा अगर हमको निकालना रहेगा ना तो सिंपल रूल होते हैं, सबका प्रतिबाधा निकालेंगे तुमको आता है। अगर एलआर का निकालना रहेगा तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस कितना ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। और देख लो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। देखो इसमें भी बच्चे अक्सर जो है ना कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर इसका आंसर हमको कंफर्म नहीं हो पा रहा है। कुछ किताब में पूछ देता है, कुछ मॉडल पेपर में पूछ देता है, कुछ क्वेश्चन बैंक में पूछ देता है कि नहीं। तो इसके आंसर के लिए हम लोग देखो कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहला देख लो, तुमको पता है तो हम लोग पढ़े थे अर्ध आयु, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। देखो अर्ध आयु जो है ना, इसके लिए फार्मूला होता है टी हाफ बराबर 0.693 बाई लैम्डा, जहां लैम्डा क्या है, 6 नियतांक, और टी हाफ क्या है, अर्ध आयु, है कि। अब देखो और देखो ध्यान दो इंपॉर्टेंट है। और अगर एवरेज लाइफ का बात होता है ना, टी एवरेज का मतलब औसत आयु का बात होता है, ये औसत आयु है। इसका फॉर्मूला होता है कितना, 1 बाई लैम्डा, है कि। अब देखिए इसलिए अगर टी हाफ निकालना चाहेंगे बाबू तो टी हाफ कितना आएगा बताओ। टी हाफ बराबर आ जाएगा 0.693 इंटू 1 बाई लैम्डा, और यहाँ से कितना जाएगा 0.693 इंटू 1 बाई लैम्डा का क्या लिख सकते हैं, टी एवरेज लिख सकते हैं।
यहाँ से डी ए बी लिख दो, यानी हमारा कितना आ जाएगा 0.693 इंटू, और ये कितना हो जाएगा टी ए बी। ये औसत आयु है, ये अर्ध आयु है, यानी अर्ध आयु बराबर हो जाएगा 0.693 गुना औसत आयु। कौन औसत है देख लो, अर्ध आयु बराबर 0.693 गुना कितना औसत है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना तुमको, बेहिचक बनाना है, है नहीं। देखो ये फार्मूला होता है अर्ध आयु का, ये होता है औसत आयु का, है नहीं। अर्ध आयु में क्या करना है 1 लैम्डा हो जाएगा, इसी का मान यहाँ पर टी एवरेज पुट कर देंगे, यानी जो अर्ध आयु होगा ना 0.693 गुना टी एवरेज हो जाएगा। क्लियर आंसर हो गया। अब देखो आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है, देख लो अब शून्य होता है नहीं। अगर तो संधारित्र है ना तो एक पर प्लस चार्ज होता है, दूसरा पर माइनस होता है, दोनों को जब जोड़ का बात करेंगे तो शून्य हो जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए है ना। आप जो है मेहनत कीजिए, 10 दिन तक लगातार बने रहिए, और जब 10 दिन तक बने रहिएगा तो हम लोग बेहतर तैयारी कर लेंगे। बाबू ये आपके लिए 42 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए, ठीक है। और देखो एक बात तुमसे बोलना चाहेंगे लास्ट में कि बाबू अगर तुम मेहनत करते हो ना, कितना बच्चा का दिमाग में क्या होता है ना, बिहार बोर्ड का जो बच्चा होता है ना बड़ा कमजोर होता है, उसके दिमाग में क्या होता है ना कि चोरी तो चले गए, आराम से इधर उधर करके हम पास हो जाएंगे। बाबू जो बनना है ना अपना दम पे बनो, दूसरों के दम पे शेर तो बन जाओगे, लेकिन सर्कस वाला बनो। भाई सर्कस वाला शेर को ना जैसे लोग चाहता है वैसे ना चाहता है, तुम भी वही, तुम्हारा वही हाल हो जाएगा। अगर तुमने मेहनत नहीं किया, अगर नहीं पढ़ाई किया, अगर मेहनत करके नहीं पढ़ा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तुम्हारा लाइफ का एक एक चीज जो है ना फिर तुम पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे, ठीक है। तो भाई जो बनना है अपने दम पर बनो, दूसरों के दम पे नहीं कुछ करना है। दूसरों के दम पे अगर तुम पास भी कर जाओगे ना तो वो कोई काम का नहीं रहेगा, तुमको जिंदगी भर मलाल रहेगा। भाई हमने एफर्ट नहीं लगाया, जब हमको टाइम मिला था ना तो हम लोग पढ़ाई नहीं किए थे, जब हमको समय मिला ना तो उसका उपयोग नहीं किए। भाई वही लड़का आगे बढ़ता है जो समय के साथ आगे बढ़ता है, समय को लेकर चलता है। अगर आप समय को लेकर नहीं चलोगे, अगर तुम समय के साथ नहीं चलोगे तो बहुत पीछे चले जाओगे। आज वही लड़का आगे है जो फास्ट मेहनत कर रहा है, जो बहुत तेज चल रहा है नहीं। तो तुम लोग को मेहनत करना है, और अभी जो है अभी तो एकदम 10 दिन तक अपना एफर्ट लगा, तुम्हारे पास जितना ताकत है ना सारे ताकत को झोंक, तभी तुम अव्वल आ पाओ और जिंदगी में हमेशा आगे रहो। देखो बोर्ड जो होता है ना, बोर्ड तो एक पैरामीटर से है, भाई हमको बोर्ड क्रॉस करना है, बोर्ड पास कर जाना है। बोर्ड पास करने से कुछ नहीं होगा, असली इम्तिहान तो तुम्हारा बोर्ड की बात ही होगा। तो वही लड़का असली इम्तिहान में आगे पास होता है जो जिसका बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स आते हैं, जो बोर्ड में बेहतर मेहनत करते हैं। जो लड़का 11 12 में बेहतर है वो जिंदगी के हर मोड़ पर बेहतर रहा है, तुमको कहीं भी कोई पछाड़ नहीं पाएगा। तुम जहाँ भी जाओगे ना वहाँ पे अव्वल रहो। अभी तक मैंने भी लगभग 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे जो है ना कमजोर थे, अभी भी वो बेचारे वहीं पड़े हुए, लेकिन जो बच्चे अव्वल थे, जो बच्चे मेहनती थे, वो अभी भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम मैंने अपने आंखों से देखा, ठीक है। देखो आपके माता पिता और गुरु जी यही चाहते हैं ना कि आप बहुत आगे बढ़ो। भाई अगर आप आगे जाओगे ना तो हमको बहुत खुशी मिलता है, तुम्हारे माँ बाप को बहुत खुशी मिलता है। देखो बाकी लोग जो है तुम्हारे पैर खींच सकते हैं, लेकिन ये 3 आदमी ऐसे होते हैं ना जो चाहते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी, माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत आगे बढ़े, हमसे कई गुना नाम होगा। आपको वही करना है, जम के मेहनत कीजिए। नहीं होता है तो 10-10 घंटा पढ़िए, 12-12 घंटा पढ़िए, 15-15 घंटा पढ़िए, है नहीं, एकदम जी जान लगा देना। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। थैंक्स।